वेरी वार्म गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटे, मैं प्रीति शर्मा, आपकी हिंदी सब्जेक्ट टीचर। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का मतलब ग्रामर वाली बुक का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। इसके बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त वीडियो कल भेजा था। आई होप आप सभी ने उसे देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी। आज बेटा हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वर्ण विचार से, जैसे वर्ण विचार मतलब वर्णों पर हम विचार प्रकट करेंगे, है ना। शब्द से ही हमें पता चल रहा है। वर्ण क्या होता है बेटे? भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना, और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें क्या कहेंगे? हम वर्ण कहते हैं। अब टुकड़े और कैसे नहीं किए जा सकते, इसकी समझने के लिए बेटे यहाँ 2 शब्द दिए हुए हैं चित्र में आपको, एक बिल्ली और एक कबूतर। अब जैसे बिल्ली शब्द किन किन वर्णों से मिलकर बना है? बी, आधा ल और ली। कबूतर क, बू, त और र। ठीक है, इन वर्णों से मिलकर ये शब्द बने हैं। पर इनमें से हम अगर स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखें तो ये शब्द का वर्ण विच्छेद किस तरह से हो जाएगा? आपने इससे पहले वाली कक्षाओं में भी बेटा आपने वर्ण विच्छेद किया है, तो वो कैसे होता है मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि जब भी कोई एक वर्ण होता है, व्यंजन होता है, तो हर एक व्यंजन में क्या होता है? स्वर मिला हुआ होता है। और अगर उस व्यंजन में स्वर नहीं है तो वो ब इस तरह से लिखा जाएगा, उसके नीचे हलंत आ जाएगा। ठीक है, हलंत मतलब ये डैश का निशान जो है वो। तो यहाँ लिखा हुआ है ब प्लस ई। ई क्यों आया? क्योंकि बी में छोटे ई की मात्रा है, तो वहाँ ई आ गया। आधा ले, मैंने आपको बताया कि वो डैश आ जाएगा तो व्यंजन क्या होता है? आधा वर्ण कहलाता है, उसमें अगर ए नहीं है तो। और वो क्या लिखा जाता है? नीचे हलंत के रूप में। तो यहाँ पे आधा ल है तो यहाँ पूरा ल हो गया और नीचे हलंत लग गया, जिससे वो क्या है? आधा ल। फिर यहाँ पे वापस आधा ल, ठीक है, प्लस ई। अब ये ई लगने से ये क्या हो गया? ल पूरा हो गया और इसमें क्या है? बड़ी की मात्रा। ठीक है, तो इस तरह से हमने बिल्ली का क्या किया है? वर्ण विच्छेद। ठीक है बेटे, तो ये क्या है? अलग अलग ब, ई, ल प्लस ई क्या हो गया? बिल्ली। मतलब इससे ज़्यादा हम और इसके टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये हमारी क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगी। ठीक है, वर्ण के भेद। वर्ण के बेटे 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर आपने सभी ने पढ़ रखा है कि स्वर क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर एक क्या है? स्वतंत्र ध्वनि है। क्योंकि स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि इसके उच्चारण जब हम करते हैं तो स्वतंत्र रूप से करते हैं, हमें किसी की भी सहायता या किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती, हम स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण कर सकते हैं, है ना। इनके उच्चारण में वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट, कोई, है ना, किसी भी जगह पर वो टच होके, स्पर्श होकर नहीं निकलती है, स्वतंत्र रूप से ये निकलते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आपने पिछली कक्षाओं में भी इसके बारे में पढ़ रखा है। वो 11 स्वर कौन कौन से हैं बेटा? अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, र से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, अ से औखली और औ से औरत। ठीक है, ये क्या है? आपके 11 स्वर हैं। स्वर के भेद। अब आपने यहाँ तक तो पिछली कक्षाओं में भी पढ़ लिया, पर आपने पिछली कक्षाओं में स्वर के भेद नहीं पढ़े हैं, तो आज हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्वर के कितने भेद होते हैं बेटे? स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है बेटे? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, मतलब बोलने में जिन स्वरों को बहुत कम समय लगता है उच्चारण करना, मतलब बोलने में, उच्चारण करना बोलने में
कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। ये 4 होते हैं, अ, ई, छोटा ऊ और र से ऋषि। अब देखो, आप अ का उच्चारण करोगे और एक बार आ का उच्चारण करोगे तो ये आ से आ में दुगना समय लगेगा। अ, आ, आ में ज़्यादा समय लग रहा है, आ हम बोल रहे हैं तो उसमें कम समय लग रहा है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगेगा वो क्या कहलाएंगे, ह्रस्व स्वर। और ये संख्या में कितने होंगे, 4। कौन कौन से, अ, ई, छोटा ऊ और रै से ऋषि। आप ये देखेंगे जो भी छोटे छोटे हैं, ए छोटा होता है, आ बड़ा है, छोटी इमली बड़ी होती है, छोटी होती है, और बड़ी ई से इमली है ना, वो बड़ी ईख जो होता है वो बड़ा होता है, छोटा उल्लू वो बड़ छोटा है, और रा से ऋषि। ठीक है, जो जो छोटे शब्द हैं वो क्या होंगे, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर, है ना। दूसरा स्वर का भेद क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब क्या होता है बेटा, बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ मतलब जिसमें ज़्यादा समय लगे या ह्रस्व से दुगना समय लगे, या जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है ना, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। इनको याद करने के लिए अगर आप आ, ई, छोटा बड़ा ऊ, ए से एड़ी, आई से ऐना, ओ से औखली और ओ से औरत, ये क्या है, दीर्घ स्वर हैं। और इसे अगर याद करने के लिए हम शॉर्ट टॉपिक क्या वो क्या है कि हाँ, अगर जो भी ए, ई, ऊ और रा से ऋषि के बाद जो बच रहे हैं वो सारे क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में क्या हो रहा है, दुगना समय लग रहा है या ज़्यादा समय हम लेते हैं। आप उच्चारण करके भी देखेंगे तो बेटे इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। तीसरा है बेटा आपका प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह एस के समान होता है, जैसे ओम, सुनो, ठीक है, आदि। अब इस स्वर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा तिगुना समय लगता है, इस स्वर से बहुत ज़्यादा समय लगता है। और प्लुप्त स्वर का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई इंसान मतलब दूरी पे बैठा हो, है ना, दूर, बहुत ज़्यादा दूर हो, मतलब हम किसी को दूरी से आवाज़ लगा रहे हैं, सुनना, ठीक है, तो ना हमारा क्या हो जाएगा, 3 बार साउंड बोलेगा। ऐसे ही संगीत अगर हम गाना कोई गा रहे हैं तो उसमें भी प्लुप्त स्वर का प्रयोग होता है, और इनकी वॉइस क्या होती है, बहुत तेज़। कोई भी सॉन्ग हम गाते हैं तो आप देखेंगे आ बोलते हैं ना, है ना, तो वो क्या होता है, आ लंबा खिंच जाता है। ठीक है, तो जहाँ भी साउंड थोड़ा लंबा खिंच रहा है तो वहाँ क्या हो जाता है, प्लुप्त स्वर। जैसे हम ओम का भी उच्चारण करते हैं तो बेटा आप ओ को कितना लंबा खींचते हो ना, और किसी को बुलाते हैं दूर से, सुनो, तो वो नो क्या होता है, 3 बार तिगुना उच्चारण हो जाता है उनका। तो जहाँ दूरी पे या संगीत के क्षेत्र में इसमें यहाँ प्लुप्त स्वर का प्रयोग होता है, ज़्यादा होता है इसका प्रयोग, है ना, इन चीज़ों में। इसके अलावा बेटा कुछ अन्य स्वर कौन कौन से हैं, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार क्या होता है, ऐसा चिन्ह होता है जिसमें एक बिंदी लगी होती है। इसका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है ना, नाक से इसका उच्चारण होता है। जैसे ही हम बंदर का उच्चारण करेंगे तो ना जो होगा बंदर का वो हमारे कहाँ आएगा, नाक में, है ना। जंगल, अंगूर आदि ये शब्द क्या है, अनुस्वार से संबंधित स्वर हैं। दूसरा है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक चंद्र बिंदु जिसे हम कहते हैं, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, नासिका और कंठ से होता है, नाक और गले। नासिका क्या होता है, नाक, और कंठ मतलब हमारा गला। तो इनका उच्चारण नाक और गले के द्वारा होता है, क्योंकि हम चांद का उच्चारण करेंगे तो चांद, चा तो हमारे गले से उच्चारण होगा, और आ की मात्रा जो होगी वो हमारे नाक से उसका उच्चारण होगा, है ना। इसी तरह से और शब्द हैं आँख, कांच, ठीक है, आदि। तीसरा है आपका विसर्ग। इसका उच्चारण है की तरह होता है, मतलब विसर्ग में का उच्चारण, ये दो जो बिंदियां लास्ट में आती हैं उसको हम क्या उच्चारण करते हैं, है बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रातः, अंतः, छः आदि। ठीक है, तो ये दो बिंदियां जहाँ आएंगी इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम, है के रूप में करेंगे।
इसके अलावा एक ऐसे चंद्र बिंदु, आधा चंद्र होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आगत चिन्ह। इसका उच्चारण बेटा आ और ओ के बीच की ध्वनि ओ के रूप में किया जाता है, के रूप में होता है। और कहाँ होता है, जो शब्द अंग्रेजी भाषा से, है ना, हिंदी भाषा में जिसका प्रयोग किया गया है, या अंग्रेजी भाषा से जो शब्द हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हीं में इनका प्रयोग किया जाता है। तो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, अयोगवाह हैं। ये शब्द क्या है, अयोगवाह है। तो आपको ये याद भी रखना है बेटा कि अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को हम क्या कहते हैं, और दूसरे किस नाम से पुकारते हैं, अयोगवाह के रूप में भी पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं, क्योंकि इनकी गणना, इन्हें हम ना तो स्वर मानते हैं और ना ही व्यंजन। इसे हम ना इसकी गिनती हम ना तो स्वर में करते हैं और ना किस में करते हैं, व्यंजन में। क्योंकि हमने तो कितना बोला है, स्वर कितने होते हैं, 11। तो 11 तो हमारे ओ से औरत तक ही हो जाते हैं। तो बाकी ये अन्य स्वर क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि इनको हम ना स्वर हैं ये, ना ही व्यंजन हैं। ठीक है। दूसरा है आपका, दूसरा वर्ण का भेद है क्या, व्यंजन। व्यंजन क्या होता है बेटे, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन। क्योंकि हर एक व्यंजन का उच्चारण जब हम करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि उसमें अ का साउंड छुपा हुआ होगा, तो वो क्या होगा, किसकी सहायता लेनी पड़ रही है, हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। इसीलिए ये क्या है, व्यंजन कहलाते हैं। कि जिन भी वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहेंगे, हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। पहला देखिए, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं बेटा, इनका उच्चारण करते समय, जब इनका उच्चारण करते हैं या इन व्यंजनों को जब हम बोलते हैं, मुख से निकालते हैं, तो व्यंजन क्या होते हैं, कंठ। कंठ मतलब गला। तालु जो हमारे मुंह के ऊपरी हिस्सा होता है, मुंह के ऊपर का हिस्सा, वो। मूर्धा पूरा मतलब मुंह के अंदर, है ना, अंदर गोल सर्किल के रूप में घूमना। दांत आप जानते हैं, होठ और जीभ, ये भी आप जानते हैं, हमारे शरीर के अंग से टकराकर बाहर निकलते हैं। तो मतलब इन सभी में से किसी ना किसी पर टकराकर ये वर्ण, है ना, व्यंजन बाहर निकलते हैं। कैसे, मैं तक 25 व्यंजन हमारे जो हैं वो स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ से टकराकर बाहर निकलते हैं, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। आगे मैं एक बार अभी एक्सप्लेन करूँगी कि कौन सा व्यंजन कहाँ से टकराकर निकलता है। ठीक है। तो ये कैसे में तक क्या है, 25 व्यंजन हैं, और ये क्या, इन्हें क्या कहते हैं, हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा व्यंजन है आपका अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है। ये 4 होते हैं, य, र, ला और व। ठीक है। ऊष्म व्यंजन, इसका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है। मतलब जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं बेटा, तो उच्चारण में आपको ऐसे लगेगा कि हमारे मुंह में कोई ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ऊष्मा मतलब गर्मी उत्पन्न हो रही है। या जैसे हम एक रबड़ से आपकी पेंसिल में कुछ रॉन्ग लिख दिया जाता है और फिर हम उसको इरेज करते हैं ना, तो ऐसी रगड़ने के लिए, जब इरेज करने के लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, उसको रब करते हैं ना, तो वो रब हमारे मुंह में होता है। जैसे हम श का उच्चारण करेंगे, आप श मुंह से बोलेंगे श, तो ऐसा लगेगा ये श हमारे मुंह में क्या कर रहा है, इरेज कर रहा है। ठीक है। या श का उच्चारण करते समय मुंह में थोड़ी सी हल्की गर्माहट उत्पन्न हो रही है। एक बार श का उच्चारण करो, एक बार क का उच्चारण करोगे बेटा, तो आपको इसमें अंतर नजर आएगा। ठीक है बेटे। तो ये अंतर क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। इनके उच्चारण से हमारे मुंह में ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्माहट उत्पन्न होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। अब आप देखिए, क से लेके मैं तक के जो मैंने आपको बताया स्पर्श व्यंजन, इसमें क वर्ग है,
क ख ग घ ण। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है। तो इसमें क्या है बेटे, के जो वर्ग है इसका उच्चारण स्थान आप क ख ये उच्चारण करोगे कैसे लेके ग तक घ तक, तो आपको लगेगा कि ये उच्चारण गले में हो रहा है ना। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है बेटा, गला होता है, गले से ये शब्द कंठ से निकलते हैं। दूसरा है आपका च वर्ग, च छ ज झ। ठीक है, तो ये सब हमारे मतलब च हम बोलेंगे तो ये हमारी जीभ है जो हमारे तालु को टच करेगी, है ना। ऊपर का जो हिस्सा है हमारे मुंह का उसको टच करेगी, तो वो क्या कहलाते हैं, वो च वर्ग जो होगा वो हमारा तालु को टच करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, तालव्य भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्ण ये व्यंजन क्या होते हैं, हमारे तालु को स्पर्श करके निकलते हैं। तीसरा वर्ग है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग जब हम ट ठ ड बोलते हैं तो ये बेटा ये हमारे मुंह के अंदर एक गोला उत्पन्न करते हैं। हमारी जीभ टर्न होती है ट ठ, और फिर हमारी जीभ धक्का देकर बाहर निकलती है ना। इन वर्णों को निकालते समय जीभ अंदर टर्न होकर बाहर की तरफ निकलती है और मुंह में एक सर्किल के रूप में, है ना, मुंह में ही एक गोला बनाती हैं, तो इसे हम मूर्धा कहते हैं, क्योंकि ये मुंह के अंदर ही बोले जाते हैं। उसके बाद त वर्ग आता है, त थ द ध। इनको हम उच्चारण करेंगे तो बेटा ये क्या होते हैं, त हमारी त थ द जब बोलोगे आप लोग तो आपकी जीभ आपके दांतों को, ऊपर के जो दांत हैं उसको टच करेगी, है ना। अपने आप उच्चारण करके देखना कि आपकी जीभ आपके ऊपर के दांतों पर टच हो रही है या नहीं। ऐसे ही आप प वर्ग को उच्चारण करेंगे, प फ ब भ म। ठीक है, तो आपके दोनों होठ जब उच्चारण करेंगे तो दोनों होठ आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। होठ हो ना, ओष्ठ बोलते हैं, तो उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ, क्योंकि इनमें दोनों होठ हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे पर आकर टकराते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया अंतस्थ व्यंजन। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने ड ये अण न इनका तो बताया ही नहीं। ये होते हैं बेटे आपके पंचम वर्ग। ठीक है, इनको माँ को क्या बोलते हैं, ये पंचम वर्ग होता है और इनका उच्चारण स्थान हमारी नाक से होता है। अण बोलेंगे, ये बोलेंगे, है ना, अण बोलेंगे, न बोलेंगे या मैं बोलेंगे आप, तो आपकी नाक के वही नासिका, है ना, बंदर में जैसे आपकी नाक में गुदगुदी होती है, वैसे ही इन पांचों वर्णों के उच्चारण में आपकी नाक पे वो हल्का झंझनाहटपन कंपन उत्पन्न होता है। तो इन्हीं पंचम वर्ग, इसी ये आपका लास्ट वाला वर्ग होता है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम पंचम वर्ण बोलते हैं। और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिक्य होता है, नासिका द्वारा होता है। ठीक है, इसीलिए हमने पहला जो अक्षर है उसको, जैसे अब कै की लाइन में आपका पहला अक्षर कै है तो इसको कै वर्ग दिया है, च वर्ग दिया है, ट वर्ग, इस तरह से इन्हें नाम दिए गए हैं। और फिर यह लव्य हमारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन, श हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। आपको बेटे ये याद भी करने हैं कि कौन सा व्यंजन किसे हम कौन सा व्यंजन हमारे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, कौन से व्यंजन हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, कैसे लेके मैं तक, तो ये आपको बेटे लर्न करके रखने हैं। ठीक है, अगला देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बेटे, जब दो व्यंजनों के मेल से बने हुए शब्द व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, है ना। दो व्यंजनों को, है ना, दो व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमारा ये लव्य आ गया, श आ गया, पर क्षत्रज्ञ कहाँ गया। ठीक है, तो वो क्षत्रज्ञ हमारे क्या हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। इसके अलावा हम श्रम लिखते हैं तो श से श्रमिक जो लिखते हैं, है ना, श्रेणी श्रम, ये शब्द में श्र जो लिखते हैं वो भी श क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है। तो इस तरह से हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं, श त्र ज्ञ और श से श्रमिक। ठीक है, अब ये संयुक्त व्यंजन क्यों है बेटा, क्योंकि ये एक नहीं 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, है ना। इनके अंदर 2 व्यंजनों का मेल समाहित है, मिले हुए हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त। आपने देखा है ना, संयुक्त 2 वर्णों के 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए
व्यंजन। ठीक है, अब किसमें कौन सा व्यंजन मिला हुआ है वो आप चित्र में देख सकते हैं। क प्लस श प्लस अ से मिलकर क्या बना है हमारा क्षत्रिय। जैसे आप कक्षा बोलते हो तो क अलग से साउंड आ रहा है ना, कशा क्यों नहीं बोलते उसको, क्षत्रिय तो कशा बोलना चाहिए, है ना। जैसे क्षमा बोलते हैं, क्षण बोलते हैं तो कशा बोल दो। क्यों कक्षा बोलते हैं, क्योंकि उसमें आधा के मतलब जुड़ा हुआ है, समाहित है, संयुक्त है। तो ये आपको लर्न ही करने हैं बेटा। कै प्लस श और प्लस ऐसे क्या बना है हमारा से क्षत्रिय। त्र त्र तो आपको उच्चारण से ही पता चल जाएगा, त्र त र अ त्र। ठीक है, तो ये उच्चारण ही हो रहा है। गे जे प्लस ये प्लस ए क्या हो गया ज्ञ। श्र श र ए, है ना। आप उच्चारण करो श्र श र ए श्र। ठीक है, तो इनको इस तरह से आपको लर्न करना है। ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, इनको किन किन से मिलके बने हैं आप देखकर इनको लर्न करना। दूसरा आपका है द्वित व्यंजन। द्वित है, द्वित मतलब क्या होता है, द्वि, द्वि मतलब दो। जब एक व्यंजन अपने समान वाले व्यंजन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे, द्वित व्यंजन। या फिर आप देख लो कि ये भी समझ लो कि एक जैसे एक ही व्यंजन का 2 बार आवृत्ति होना या एक ही व्यंजन का प्रयोग 2 बार करना क्या कहलाता है, द्वित व्यंजन कहलाता है। एक व्यंजन का प्रयोग एक से अधिक बार होना, है ना, अपने ही समान व्यंजन से जुड़ा हुआ होना या एक ही व्यंजन का प्रयोग 2 बार होना क्या कहलाता है, द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे क आधा है और क पूरा है तो क्या बन गया कक और पक्का। ठीक है, चे चे कच्चा बच्चा सच्चा। ठीक है, तो इस तरह के जो एक जैसे शब्द आधा और पूरा शब्द आएगा तो वो क्या कहलाएगा, एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति होगी तो वहाँ क्या कहलाएंगे, द्वित व्यंजन कहलाएंगे। संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं बेटे, 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर, यहाँ एक ही व्यंजन 2 बार आया था, यहाँ 2 अलग अलग व्यंजन एक ही शब्द में आ जाएं, अक्षरों को मिलकर बने तो वो क्या कहलाता है, संयुक्ताक्षर कहलाता है। 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने अक्षर को क्या कहेंगे हम, संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे द और ये अलग है, द अलग व्यंजन है, ये अलग व्यंजन है, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, दे। तो दे किस में आएगा, विद्यालय, है ना। तो इससे शब्द क्या बना है, विद्यालय। अब विद्यालय शब्द का प्रयोग हम 2 तरीके से करते हैं। विद्यालय ऐसे भी लिखा जाता है और इस प्रकार भी लिखा जाता है, ये दोनों प्रकार ही सही हैं। ठीक है, आधा तय और मैं, तुम्हें और महात्मा, त्याग। ठीक है, तो इस तरह के कई शब्द हैं जो हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब वर्णमाला। वर्णमाला क्या है बेटा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम, वर्णमाला कहते हैं। जिस तरह एक माला में हम क्या करते हैं, बहुत सारे मोती पिरो के रखते हैं, वैसे ही वर्णों से बनी हुई माला को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला। वर्णों की माला कौन सी होती है, क ख ग घ ण। ठीक है, क के बाद में हमेशा ख आएगा, फिर उसके बाद ग आएगा, उसके बाद घ आएगा और उसके बाद ड़ आएगा। क के बाद हम च नहीं बोल सकते, टा नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इनका एक क्रम, निश्चित क्रम में बंधे हुए हैं। ठीक है, माला में मोती एक ही क्रम में लगे हुए होते हैं ना, ऐसे थोड़ा ना एक ऊपर एक नीचे या बीच में 2 नोट आ गई, ठीक है, या 2 गांठें पहले आ गई फिर बाद में माला। माला क्या होती है, एक ही हिस्से में पिरोई हुई होती है। तो उसी तरह से ये वर्णों की माला भी क्रमबद्ध होती है, क्रम में बंधे हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण, 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला जिसे हम अल्फाबेट कहते हैं बेटे, उसमें 8 से लेकर Z तक 26 वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला से अधिक वर्ण होते हैं। अब वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद हम किसे कहेंगे, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मैंने आपको बिल्ली का उदाहरण दिया था कि बिल्ली में ब
ब के वो नीचे हमने हलंत लगाया, क्या हो गया वो आधा ब। फिर छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा लिखी, फिर आधा ल को पूरा लिखकर उसके नीचे हलंत किया, फिर प्लस ल के नीचे हलंत लगाया और बड़ी की मात्रा। इसी तरह से माता, तो माँ आधा लिखा, फिर आ की मात्रा आधा लिखा है, फिर आ की मात्रा। हाथी को कैसे लिखेंगे, है के नीचे हलंत, आ प्लस थ प्लस ई। इसको वर्ण विच्छेद करने में सबसे अच्छा है कि इसमें आपको स्वर को अलग करके लिखना है। स्वर को जैसे जो मात्रा है उसको आपको पूरा लिखना है कि वो किसकी मात्रा है। ठीक है, मैं में किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा, तय में आ की मात्रा लगी हुई है, थी में ई की मात्रा। तो मात्रा को अलग करके आपको लिखना है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण विच्छेद। वर्ण संयोग किसे कहेंगे, वर्णों को मिलाकर लिखने को क्या कहेंगे हम, वर्ण संयोग कहलाता है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है री है प्लस री प्लस दे प्लस ए प्लस ये प्लस ए, तो ये क्या कहलाता है, रिध है। ठीक है, श्रृंगार, तो ये अलग अलग शब्द हैं, इनको जोड़कर लिखना क्या कहलाता है, मतलब टुकड़े किए हुए शब्दों को जोड़कर लिखना क्या कहलाएगा, वर्ण संयोग, और जुड़े हुए शब्दों का टुकड़े करना क्या कहलाएगा, वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो ये दोनों वर्ण संयोग करना और वर्ण विच्छेद करना आपको बेटे अच्छे से आना चाहिए। किसी भी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछेगा और इसको समझने की कोशिश करेगा बार बार वीडियो को देखकर। एक बार फिर से बेटा लेट्स रिवाइज। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। इसके अलावा 5 अन्य स्वर भी होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, 4 अन्य स्वर होते हैं जिन्हें हम अयोगवाह के नाम से भी पुकारते हैं। जिन्हें कौन कौन से हैं वो, अयोगवाह, अनुनासिक, विसर्ग और आगत चिन्ह। इसके अलावा व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा आप याद करेंगे। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और इसके अलावा संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन और संयुक्ताक्षर शब्द होते हैं। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है, और वर्णों को मिलाकर लिखना क्या कहलाता है, वर्ण संयोग कहलाता है। इसके अलावा वर्णमाला की डेफिनेशन कि वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। तो इस तरह से बेटे ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है, और आप इसको एक बार वीडियो को देखकर इसे समझने की कोशिश कीजिए। स्वर व्यंजन की डेफिनेशन आप लर्न कीजिए, वर्ण की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। ठीक है, तो ये मेन जो बिंदु हैं मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था आपको कि आपको डेफिनेशन साथ के साथ याद करके चलना है, तो आप इसे अच्छे से बेटे लर्न कर लेना। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।